फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि 15 नंबर की पेडागोजी में ऐसा 7-8 टॉपिक है मुश्किल से कुल मिलाकर के, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझना है, यदि आपने सीडीपी को भी अच्छे से समझा हो, जो आपको पेडागोजी में फिर समझना है, ऐसा कोई इशू होगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे की स्कूल की भाषा है, जो भाषा स्कूल में इस्तेमाल की जाती है, और जो भाषा घर पर प्रयोग करते हैं हम, उन दोनों में क्या होना चाहिए। मतलब कि जुड़ाव होना चाहिए, समरसता हो, समरूपता हो, या फिर अलगाव हो। बताएं एक बार, आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड आंसर। सही है, आंसर होगा समरसता। समरसता मतलब कुछ अडेप्टेशन, सामंजस्य हो, एक कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ बीच में, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो काइंड ऑफ। ठीक, तो वो हम कहेंगे भाई एक बेसिकली कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो स्कूल में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी समझ पाए जो बच्चा है उसके परिपेक्ष को, और स्कूल जो है घर के, और घर की जो भाषा है उसकी, इसलिए हम बहुभाषिता को प्रयोग में लाते हैं कि हम एक दूसरे की जो भाषा, स्पेशली जो बच्चे की भाषा है, उसको बिल्कुल नकार ना दें, है ना। जुड़ाव होना जरूरी नहीं है, बट कुछ हद तक जितना हो सके एक अडेप्टेशन हो, एक सामंजस्य हम बिठा पाए। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल समान नहीं हो सकती, बिल्कुल समान नहीं हो सकती और हो भी सकती है, बट एक समरूप, एक समरसता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे। भाई एकांकी के रूप में है एक पाठ, यानी एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले, जिसमें एक सिंगल थीम पर ज्यादा फोकस किया जाता हो, कुछ इवेंट जो है वो एक जो हीरो है या जो भी पात्र हैं, एक आध इवेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, मतलब वन एक्ट प्ले है, बहुत सारे इसमें जरूरी नहीं है बहुत सारे एक्ट्स हों। ठीक है, पात्र हो सकते हैं, बट जो थीम है वो सिंगल ही होती है। ठीक, तो ये जो एक अंक का नाटक कह सकते हैं जिसको, भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप क्या करेंगे। भाई हिंदी है तो मैं तो इंग्लिश भी एक्स्ट्रा ही यूज कर रही हूँ, नहीं तो करनी तो हिंदी चाहिए। ठीक, पहला है, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे आप, या फिर शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, जो भी उसमें बातचीत हुई होगी उसको लिखवा देंगे, या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। बताएं एक बार क्या करेंगे, आंसर कीजिए फटाफट से बताइए। तो सबसे बेहतर क्या है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो, सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ठीक, ये एक फंडा हो सकता है छोटा सा हमारे लिए। तो बात क्या होगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। मंचन क्या है भाई, ये क्या है, एक्ट, वन एक्ट प्ले है। जब प्ले है, नाटक है, तो नाटक वैसे इसको नहीं कहेंगे, नाटक अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल एक्ट प्ले है, एक अंक का जो पूरी, जो भी इसमें एक प्रेडिक्शन है, जो भी हम पोर्ट्रे करेंगे वो एक अंक में होगा, वन एक्ट में होगा। तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, जब आपने शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वा ली, उसके बाद आप मंचन कराएंगे, भाई करके दिखाओ इसको। जैसे वो बहुत पुरानी एक राजा वाजा की कोई कहानी थी इस तरीके की, या वो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये सब वाला जो है, ये भी सब वन एक्ट प्ले में ही आते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को मंचन करने के लिए कहेंगे, जिससे उनके ज्यादा सेंसेस एक्टिव हों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। ये कुछ हिंदी साहित्य की विधाएं हैं जिनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आप सभी विधाओं पर फोकस करते हैं अलग अलग एज में, अलग अलग स्टेज में। जैसे कि नाटक हुआ, एकांकी हुआ, उपन्यास, कहानी है जो नॉवल हम जो जिसको कह रहे हैं, आलोचना, निबंध, संस्मरण, किसी को याद करने के बारे में कुछ हो, मेमोयर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, रेखा चित्र, फिर आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम कह रहे हैं, जीवनी है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। ये सारी क्या है, विधाएं हैं किसकी, साहित्य की। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मतलब दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, पहली भाषा क्या है, मातृभाषा है आपकी, जो मदर टंग है। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट क्या होगा, या क्या एक चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, जो आपको टीचर ने आपको रीइंफोर्स किया है वो सबसे ज्यादा मदद करेगा, या फिर भाषा की परीक्षा, भाई आप टेस्ट ले लेंगे,
या फिर अभिवृत्ति मतलब आपके अंदर जो एप्टीट्यूड है भाषा को सीखने का, या शिक्षक का रवैया? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। दीप्ति वेलकम है आपका भोपाल से। भाषा की परीक्षा या सिर्फ और सिर्फ जब एक तरफ लेके जाए क्वेश्चन तो बात क्या है, गलत साबित होगी। कि मतलब आप सिर्फ परीक्षा ले लें, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के विषय में। भाषा का प्रयोग, भाषा को सीखने के लिए आप कितना मोटिवेटेड हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपका एप्टीट्यूड जो कि आपका चॉम्स्की भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की। ठीक, तो भाषा की परीक्षा यहां पर सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक, लीस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? मतलब राइटिंग और रीडिंग जो स्किल है आपकी, लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं मेन, जिसमें लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना शामिल है। ठीक, लिखना और पढ़ना के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? बहुत बढ़िया अर्चना जी, आंसर कीजिए। पहला है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। भाई पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना जो है वो जटिल है। या फिर लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना अधिक जटिल है, मतलब लिखना आसान है, पढ़ना ज्यादा मुश्किल है। या फिर दोनों कौशल जो हैं एक दूसरे से एक एक करके सीखे जाते हैं, एक के बाद एक। या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं। बात बिल्कुल ठीक है जितने भी लोग डी आंसर कर रहे हैं। भाई लिखना और पढ़ना अलग अलग तो चलते नहीं है ना। अगर देखा जाए तो क्या है, अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। वैसे तो चारों ही कौशल भाषा के इंटर रिलेटेड होते हैं, बट लिखना और पढ़ना समान रूप से इंटर रिलेटेड हैं। भाई जब आप शब्द पहचान रहे हैं तब भी तो वो लिखा हुआ ही है जिसको आप पहचान रहे हैं और बाद में लिखेंगे, तो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरमिंगल्ड है। डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। भाई जो आप पद्य पढ़ते हैं, प्रोज, पोएट्री, ये सब जो पढ़ते हैं, पद्य और गद्य और जो नाटक हैं, ये सब हमारी कौन सी संवेदना को धार प्रदान करेंगे, मतलब बेहतर करेंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। और किस संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के कौन से पहलू को समृद्ध करेंगे, बेहतर बनाएंगे, एनरिच करेंगे हमारे कौन से एक पहलू को, कौन से एक एस्पेक्ट को लाइफ के। तो पहचानिए थोड़ा सा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अपने आप में। जो आज क्वेश्चंस होंगे अच्छे लेवल के होंगे हिंदी के। फटाफट से देखो, मिक्स आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सांस्कृतिक संवेदना को, भाई जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, उसको क्या है, जो वो सेंसिटाइजेशन है उसको बेहतर करेगा, उसको इफेक्टिव बनाएगा, एक धार प्रदान करेगा। क्या, जो हमारा गद्य, पद्य और नाटक है, इसमें बहुत सारा मंचन होगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी कहानी होंगी, बहुत सारी चीजें हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे और हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करेगा, है ना। जो हमारे अंदर एक नीड भी है एक तरीके से, जो हम अप्रिशिएट करना कह लीजिए, या सीखना, या नॉलेज की भूख कह लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक की? आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कोई एक भाषा, कोई एक जो लैंग्वेज है, उसको कितनी लिपि में लिखा जा सकता है? 3, सभी, सीमित या एक? ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बहुत बार पूछा गया है। गर्मी बहुत हो जाती है, यहाँ लाइट्स इतनी हो जाती है ना रूम में। आंसर कीजिए फटाफट से, इसके बाद करेंगे संडे वार तक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा। आप लोगों का भी नहीं है जी जवाब, तो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। सी 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 सही है, देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सी सही कैसे हो सकता है? ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। अगर हम बात करें जो कोई भाषा है उसको कितनी लिपि या लिपियों में लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके, तो कितनी भी या सभी। जब आप व्हाट्सएप पर चैट करते हुए लिख रहे हैं कहां हो या कहां है, वॉट एवर इट इज, ठीक। अब ये क्या है? ये है तो हिंदी, है तो हिंदी, देवनागरी में लिखी जाती है भाई, ठीक है, लेकिन आपने इंग्लिश में लिख दिया अपनी सुविधा के अनुसार। तो मतलब कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके, ठीक है। अब एक भाषा को आप देख रहे हैं मल्टीपल लिपि में लिख पाते हैं हम, मतलब देवनागरी में संस्कृत भी है आपकी, ये भी है, हिंदी भी है। इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग, या एक लिपि में कई सारी लैंग्वेज लिखी जा रही हैं। मतलब किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में या सभी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके, ठीक है। तो ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप चैटिंग जो है कुमार ब्रदर्स, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। लिखित भाषा मतलब
वाणी मतलब बोलने में और लिखने में मेन अंतर की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है चेतन होती है लिखित भाषा और देखी जाती है, और स्वाभाविक होती है लिखित भाषा। स्वाभाविक तो बोलना होता है, लिखते तो आप फिर भी सोच समझ के हैं। फिर है अचेतन और कालबद्ध। देखिए एक बार ऑप्शन जो है क्वेश्चंस और फिर उसके बाद समझिए। बहुत बढ़िया केदारमल जी, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। आंसर कीजिए फटाफट से। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आपके। कौन रोने वाला इमोजी बना रहा है देखूं एक बार। मैं बहुत परेशान हूं। आएंगे आएंगे आराधना जी, अभी एक और वीडियो में बनाऊंगी। स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना शुरू कीजिए, अभी टाइम भी है, आसानी से सीटेट निकाल सकते हो आप या कोई भी एग्जाम। हाँ, लिखित भाषा अचेतन कैसे हो सकती है, खुद सोचो। लिखते टाइम कॉन्शियसनेस में लिखोगे ना, ऐसे नशे में तो नहीं लिखता कोई, ठीक? तो मतलब सचेतन है, कॉन्शियसनेस के साथ लिखी जाएगी, पूरी चेतना के साथ लिखी जाएगी। और क्या होती है, टाइम बाउंड होती है, कालबद्ध होती है। अगर आपने आज एक लेटर किसी को दे दिया ना, तो वो 3 साल बाद भी वो उस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा होगा जो आज आपका स्टेट ऑफ माइंड बात कर रहा होगा। या जो हिस्ट्री है हमारी, क्या वो क्या है, कालबद्ध नहीं है, टाइम बाउंड हो गई। भाई लिखा हुआ तो वो एक तरीके से प्रमाणिक भी ज्यादा है और आप उसको जीवन पर्यंत रख सकते हैं। तो क्या है, कालबद्ध है, टाइम बाउंड है और ज्यादा कॉन्शियस होता है। बोलने की कंपैरिजन में, बोलने के तुलना में जो लिखना है वो ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा सचेतन है और कालबद्ध भी है, टाइम बाउंड भी होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। भाई आप बोला हुआ जो भी है उसको आप मोल्ड कर सकते हैं कभी भी, लेकिन लिखा हुआ है जो लिख गया तो वो लिख गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, भाई जो भाषा कक्ष है आपका, भाषा कक्ष यानी कि, एक मिनट थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए, यानी आप इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जहां ज्यादातर बच्चों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके आपके लैंग्वेज की क्लासरूम में। ठीक है, तो आंसर कीजिए क्या बेहतर होगा यहां पर। जरूरी क्या है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, मतलब सारी आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर दें, या फिर बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या फिर बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। बताएं एक बार। मुझे लग रहा है मोटिवेशन आप लोगों की कम हो गई है आजकल कोरोना के डर से। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, ये मत सोचिए कि छुट्टियां हैं और हमेशा रहेंगी। ये टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आप पता नहीं कितनी भीड़ से आगे हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है, एग्जाम्स जो हैं। बी, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं। देखो सारी आवश्यकताएं आप पूरी नहीं कर सकते किसी की भी, और ये नहीं पता आवश्यकताओं की बात किस टर्म में हो रही है। अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो हम चले जाते उसके साथ। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो अगर हम बात करें समावेशी वातावरण, मतलब कि बच्चों की जो हर प्रकार का बच्चा है लगभग उनकी नीड्स फुलफिल हो, तो ज्यादा से ज्यादा जब आप विविध या वेराइटी ऑफ दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह का जब आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और क्या कर सकते हैं आप एज अ टीचर, घर से खाना तो लाके नहीं देंगे, ठीक? तो ज्यादा से ज्यादा जो नीड्स हैं, जो उनको प्रॉब्लम है सीखने में, वो दूर होगी उनकी। ठीक, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब आप जो जो कर रहा है उसको वो करने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। भाई इंक्लूसिव का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि आप बच्चों की ज्यादातर जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ डील करना सीख पाए। ठीक, तो इस केस में आप जितने ज्यादा आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जितने विविध होंगे, जितनी ज्यादा सुविधाएं आपके पास होंगी, उतना बेहतर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री कह लीजिए, 6th to 8th वाला पीरियड कह लीजिए। अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा को अगर आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संबंध किस चीज से होगा, मतलब किस चीज पर आप जोर देंगे? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, या फिर हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या फिर हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से? आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो सिर्फ जो बात है यहाँ पर, हम भाषा को लेकर के चलेंगे तो पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि बच्चे जो हैं 11 साल से ऊपर जा चुके हैं, लॉजिक आ चुका है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिकल थॉट उनके अंदर डेवलप हो जाए, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, जिसकी वजह से वो डिसीजंस ले सकें सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए। ठीक, मतलब किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें, चैप्टर पढ़ के कुछ एक जजमेंट ले सकें, कुछ अपना एक पॉइंट दे सकें। ठीक है, तो सिर्फ अनिवार्यता नहीं होगा कि सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता मतलब बिल्कुल कंपल्शन है कि
डाइवर्जेंट थिंकिंग करो ही करो या क्रिएटिविटी निकाल करके ही लाओ। तो ये कंपल्शन की बात, अगर अनिवार्यता की बात नहीं होती तो हम एक बार को इसके साथ चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अब कई लोग परेशान होते हैं कि उस बुक में ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है। आप 4 बुक्स उठाएंगे और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इस पे कभी और किसी एक वीडियो में बात करेंगे। भी आप 4 किताबें देखते हैं, 4 अलग अलग आंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार, तो ये थोड़ी सी लापरवाही भी होती है और थोड़ा सा डिफरेंसेस के कारण भी होता है, ठीक। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप जो ज्यादा बेहतर लॉजिकल वे में जो ठीक हो उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाए, या जिस टाइम पे पेपर हुआ ऑफिशियल आंसर की ने जो माना उसके साथ जाएं। पहला है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। मतलब कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, भाई एक नियमों में आपने बांध दिया, उसका क्या होगा यहाँ पे, डैश में क्या आएगा, सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। आंसर कीजिए बहुत ही जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, संस्कृति कैसे होगा, संप्रेषण की बात करेंगे। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कह लीजिए। भाई भाषा क्या है, संप्रेषण का एक माध्यम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है, ट्रांसफर करता है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, जो नियम बांधे गए, रूल्स, किस चीज के, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का ही एक जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। जो हमारा थॉट है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो लैंग्वेज है उसका आपके थॉट पर, आपके विचार पर प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करेगी लैंग्वेज आपके थॉट को। तो आपकी सोच पर भी, आपकी संस्कृति, आपकी समझ पर भी भाषा का प्रभाव पड़ता है, सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया नहीं है जो भाषा है, ठीक। तो क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। भाई 8th क्लास के बच्चे हैं, उनका अगर आपको कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज क्या रहेगी। पहला है लिखित परीक्षा ले लीजिए, पेपर पेंसिल टेस्ट, भाषा प्रयोग की क्षमता देखेंगे, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी। बताएं एक बार। बिल्कुल लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आए तो, और ध्यान रखिए अपना, थोड़ा सा एक मुश्किल का समय है बट वी कैन डील विद इट। फटाफट से बताएं। धन्यवाद पूजा कुमारी, आंसर कीजिए। बी, मतलब कक्षा 8 के जो बच्चों का सतत आकलन अगर आपको करना हो, मतलब आप असेस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो भाषा को कितने अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, उनकी जो एबिलिटी है लैंग्वेज को प्रयोग करने की, लैंग्वेज को यूज करने की, वो कितनी हुई है या क्या अंतर है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अभिव्यक्त कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर मैं बात करूं 8th क्लास के बच्चे के लिए, अगर आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आकलन कर रहे हैं तो उसका प्रयोग की क्षमता देखेंगे। भाषा ऐसी चीज है जिसको आप सिर्फ लिखवा करके, सिर्फ एक पक्ष में नहीं देख सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रयोग कैसे कर पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा, मतलब कि जो पूनम है वो अपने विद्यार्थियों को क्लासरूम में पढ़ाते हुए ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करती है, यानी दृश्य श्रव्य साधनों का। एको बहुत आ रहा है, एको कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुको, अब ठीक होगा होपफुली। हाँ, तो पूनम क्या करती है, दृश्य श्रव्य साधनों का इस्तेमाल करती है पढ़ाते हुए अपने क्लासरूम में, ठीक। तो इसका प्रमुख कारण है कि वह, इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो टीचर है वो क्या करे, ऑडियो विजुअल एड्स का ज्यादा इस्तेमाल करे। इसका कारण आपको पहचानना होगा 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, मतलब कोशिश करती है कि जो नीड्स हैं ज्यादातर बच्चों की उनको फुलफिल किया जा सके, या फिर सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो आपका जो काम है वो नियंत्रण में रखना नहीं है बच्चों को, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या फिर सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा, मनोरंजन के साथ सीखना भी शामिल होगा, ठीक है। बताइए एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका कारण है कि वह कक्षा के क्या करना चाहती है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, मतलब कि कोशिश कर रही है कि ध्यान में रखे कि जो बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको वो फुलफिल कर पाए, किस चीज को लेकर के, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, सिर्फ रुचि की बात नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि रुचि फिर ऑडियो विजुअल में ही हो, कई बच्चे तो कहेंगे हमें खिलाने ले जाओ बाहर, तो आंसर जो है विदाउट अ डाउट सी नहीं होगा, ए होगा, है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। पेडागोजी में बहुत ज्यादा फ्लिकर करते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से पूछा है, किस क्लास के लिए पूछा है, भाषा क्या प्रयोग की है, ठीक। तो यहाँ पर होगा बच्चों की, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है एज पर हर एबिलिटी। वो क्या करेगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या जो भी वो समावेशी शिक्षा कह लीजिए, वहां दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए कोशिश करेगी कि जो जिस भी तरीके से बच्चे समझ सकते हैं ज्यादातर उनको केटर किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये बात किसने कही है कि जो बच्चे की भाषा है, जो लैंग्वेज है एक बच्चे की, वो समाज के साथ इंटरेक्शन का एक परिणाम है, यानी कि किसका प्रोडक्ट है, समाज के साथ इंटरेक्शन का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उषा जी। रटे नहीं जा सकते, इसलिए पेडागोजी में आंसर समझे ही जा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, इस चक्कर में गलतियां भी खूब होती हैं। बफरिंग हो रही है क्या? आंसर कीजिए फटाफट से भाई। किसने कहा है? ये वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चा समाज और संस्कृति से भाषा सीख पाएगा, जो सोशल इंटरेक्शन है उसके थ्रू लैंग्वेज डेवलप होती है। ये कहते हैं कौन? वाइगोस्की। और पहले भाषा आती है बाद में, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, थॉट और लैंग्वेज, उसके बाद मर्ज होते हैं। ये बात भी वाइगोस्की ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, अर्जित का मतलब क्या है? एक्वायर करना। भाषा को एक्वायर करने के लिए, एक है लर्निंग, दूसरा है एक्विजिशन। तो जब एक्वायर करने की स्थिति में जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ये तो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या है, बच्चे कंप्यूटर हैं, कैलकुलेटर हैं कि त्रुटि नहीं करेंगे? फिर है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ये फिर से बेवकूफी हो गई। अर्जित करने की स्थिति में क्या है? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। नेचुरली जो भाषिक नियम है, भाई अगर हिंदी हमने सीखी है तो नेचुरली हमें पता लग जाता है 2-4 बार बोलने के बाद, या जब आप बचपन में बोलते हैं थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो आपको नेचुरली बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लो मेरी घड़ी ला दो या मेरी घड़ी दे दो, अब आपको पता है कि घड़ी मेरा नहीं होगा, मेरी होगी। तो बहुत सारे लिंग का, वचन का, या जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं जब आप मदर टंग को अर्जित करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। तो इसलिए आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन क्या है? कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है। मतलब जो कबीर है वो 7th क्लास का बच्चा है, नॉर्मल बातचीत में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन में, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। कहां? पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः है, उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये बताएं एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन है आपके पास डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, या फिर डिसफेजिया हो सकता है। बताएं एक बार। डिस का मतलब ये है फंक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम है। बताएं एक बार। ये बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आपने वो मूवी भी देखी है, रोज आजकल जिक्र हो रहा है उसका, तारे जमीन पर का, कि उस बच्चों को क्या पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में भी प्रॉब्लम है। जब पढ़ने में होगी या शब्दों को पहचानने में होगी तो ऑब्वियस है कि लिखने में भी हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या है? डिसलेक्सिया है। और सिर्फ लिखने का पूछे तो डिसग्राफिया, ठीक। तो ये पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया होता है मेनली, लेकिन पढ़ने और लिखने दोनों में हो जाए तब भी डिसलेक्सिया ही है। तो ये जो बच्चा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है उसको, तो ये डिसलेक्सिया है। और 100 को वॉज पढ़ेगा, वॉज को 100 पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, लिख भी सकता है। ऑब्वियसली जैसे पढ़ेगा वैसे ही लिखेगा ना, लिखेगा किसी नए तरीके से तो है नहीं जब पढ़ेगा गलत तो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? इसका सी होगा। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस।